इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि पैडलर जो है वो रेटर सेलर जो है किसान के 30 करोड़ चुरा करके जंगल के रास्ते से निकलता है, लेकिन वो उस जंगल में फंस जाता है, ट्विस्टेड जो पाथ से उनके अंदर फंस जाता है। और फिर वो महसूस करता है कि मैं एक बहुत बड़ी एक रेट ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का जो रेट ट्रैप है उसमें फंस चुका हूँ। फिर उसको पास में ही कुछ दूरी पे रेम्स ऑयल वर्क्स में काम करते हुए जो लोग हैं उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उनकी तरफ जाने का प्रयास करता है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉरेस्ट नियर द फर्नेंस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। वो क्रिसमस के पहले एक लंबी अंधेरी शाम को मुख्य जो मास्टर स्मिथ है और उसका जो सहयोगी है वो दोनों एक भट्टी के पास बैठे हुए हैं, वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर्स टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। और उस कच्चा लोहा जो पिग आयरन है उसको पकने की वेट करते हैं ताकि उसको एनविल पे चढ़ाया जा सके, उसको एनविल पे रखा जा सके। एनविल लोहार के पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा होता है जिस पे वो रख करके लोहे के टुकड़ों को काटता है। उस पे रखने के लिए वो उस लोहे के पिग आयरन का इंतजार कर रहे थे जिसको फायर के ऊपर रखा हुआ था। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम got up to stare the glowing mass with a long iron bars, returning in a few moments। और बारी बारी से उनमें से एक व्यक्ति उठता और लंबे लोहे की जो छड़ी है उसको आयरन बार जो है उससे उस लोहे को चलाता और वो क्या होता फिर धीरे धीरे उसको हिलाते रहते थे, स्टायर करते रहते थे ताकि वो लोहा पककर तैयार हो जाए। ड्रिपिंग विद perspiration, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। जैसा कि वो एकदम से पर्सपिरेशन थे, पसीना उनको बह रहा था, और जैसा कि परंपरा के अनुसार एक व्यक्ति लंबी कमीज और काट के जो वुडन पेयर ऑफ शूज हैं वो पहने हुए था। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉरेस्ट। और हर समय भट्टी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग बिलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कॉल्स क्रैक्ड। बड़ी बड़ी जो बिलोज हैं वो जो धुंकनियाँ हैं, बड़ी बड़ी पाइप्स हैं, उनसे कहराने की आवाज़ें आती थी और जो बर्निंग कोल था वो उसके टूटने की आवाज़ आ रही थी। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatters। और जो आग पर काम करने वाला लड़का है वो शोवेल चारकोल का मतलब एक फावड़े से चारकोल को अंदर उस भट्टी का जो मा ऑफ द फर्नेंस था, वो भट्टी का जो मुंह था उसके अंदर बारी बारी से लोहे के टुकड़े डालता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped the रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और बाहर झरने की तेज़ आवाज़ होती थी और उत्तरी दिशा हवाएं जो हैं, नॉर्थ जो विंड हैं, वो रेन जो है, बारिश जो है, उससे रूफ के ऊपर ज़ोरदार टकराती थी। जो ब्रिक टाइल रूफ था उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से टकराती हुई सुनाई देती थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। ये शायद इसलिए इस कारण से था कि जो शोर आ रहा था उसकी वजह से लोहार ने नहीं देखा कि कोई आदमी गेट खोलकर भट्टी के अंदर आ गया है, जब तक कि वो भट्टी के सामने नहीं आ गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of lighting which escaped through the sooty panes। और शायद अवश्य ही रात बिताने के लिए आश्रयहीन जो वैगाबॉन्ड्स थे उनका रोशनी की चमक के पास भट्टी की तरफ आकर्षित होना, जो काली रोशनियों के बीच में से या जो काली खिड़कियां थी वो उन खिड़कियों के बीच में से दिखाई देती थी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर्स। और अपने आप को आग के सामने एकदम से उसके सामने वो आग के सामने बैठ कर के अपने आप को गर्म करने के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर्स। लोहार ने बाहर से आने वाले व्यक्ति की तरफ
सहजता और उदासीनता से इंडिफरेंटली उसकी तरफ देखा। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वह उसी तरह से दिखता था जैसे उस तरह के लोग प्राय दिखते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड्स डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, लंबी धूल भरी खुरदरी दाढ़ी और चूड़ेदानियों का एक गुच्छा उसकी छाती के ऊपर, चेस्ट के ऊपर डैंगलिंग कर रहा था, मतलब लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड्स, और उस व्यक्ति ने वहां रुकने की आज्ञा मांगी और मुख्य लोहार ने उसे सिर हिलाते हुए एक शब्द भी सम्मान का कहे बिना घमंड से, हॉटी कंसेंट से उसको क्या किया, वहां पर रहने के लिए सहमति दे दी या उसको परमिशन दे दिया। द ट्रैप डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, और जो व्यक्ति था, जो घुमक्कड़ था, ट्रैम्प था, उसने कुछ भी नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह बातें करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए, रहने के लिए वहां पे आया था। इन दोज डेज द रेम्सो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों में रेम्सो लो मिल का मालिक एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य अच्छा लोहा जहाजों में भरकर बाजारों में भेजना था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forest on one of his nightly rounds of inspection, और उसका वो देखता था, दिन रात देखता था कि काम जितना संभव हो सके उतना अच्छी तरह से किया जाए, और वो इसी प्रकार के एक नाइटली इंस्पेक्शन पे आया हुआ था, रात्रि के निरीक्षण करने के लिए आया था, उस काम को चेक करने के लिए आया हुआ था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. निसंदेह जो सबसे पहली चीज उसने देखी, जो रेगामफिन पहने हुए लंबा व्यक्ति था, वो आराम पाने के लिए भट्टी के इतने करीब आ गया था कि स्टीम जो है उसके वेट रैग्स से निकल रही थी, उठ रही थी, भाप जो है उसके गीले कपड़ों से निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, और आयरन मास्टर ने लोहारों के उदाहरण का पीछा नहीं किया, जिस प्रकार से वो लोहार करते थे, लोहारों का उसने कोई भी अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर्स, जिन्होंने अजनबी की तरफ देखा भी नहीं था, उसको डाइन कर दिया था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके करीब आया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बड़े ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लॉट्स हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, तब उसने उसको अच्छी तरह से देखने के लिए उसकी जो स्लॉच हैट थी, जो तिरछी टोपी उसने लगा रखी थी, उसको उतार करके देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलॉफ, ही सेड, परंतु तुम अवश्य ही तुम हो नील्स ओलॉफ। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे दिखाई देते हो, उसने उस व्यक्ति से कहा, आयरन मास्टर ने कहा। देन द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। चूड़ेदानी वाला व्यक्ति ने रैम्सो आयरन मास्टर को पहले कभी भी नहीं देखा था, और वह यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। बट इट्स ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस का मतलब परिचित, कोई पुराना परिचित व्यक्ति है, परंतु उसके दिमाग में ये विचार आया कि वो बिल्कुल जेंटलमैन जो है वो उसका पुराना कोई परिचित व्यक्ति समझता है, उसको मानता है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर्स, तो शायद वह उसको 2 क्रोनर्स दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसी प्रकार से क्या है, वो एकदम से तुरंत उसको धोखा देकर दूर नहीं करना चाहता था। जो पुअर वैगाबॉन्ड था उसको लगा कि ये आयरन मास्टर का जो मालिक है, रैम्सो आयरन मास्टर का जो मालिक है, वो शायद उसकी कुछ मदद करे, कुछ सहायता करे, इसलिए उसने एकदम से उसको दूर करने का फैसला नहीं किया। वो नहीं चाहता था कि वो उसको एकदम से दूर कर दे। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, उस पैडलर ने कहा कि परमात्मा जानता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर,
तुम्हें फौज से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। आयरन मास्टर ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, वो तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, और मैं आज भी उस समय फौज में, या उस समय तक मैं फौज में होता, तो इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, तो ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब निस्संदेह तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp, और बड़े फार्म हाउस पर जाना और उस मालिक के द्वारा एक पुराने फौजी साथी की तरह स्वागत किया जाना, इस बात से तो वह बिल्कुल घुमाकड़ जो था, जो ट्रैम्प था, वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ था। वो बिल्कुल एकदम से कह सकें प्रसन्न नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहता था, उससे कुछ और सहायता चाहता था कि वो उसको कपल ऑफ क्रोनर दे दे। लेकिन जब वो रेजिमेंटल कॉमरेड मानकर उसको अपने घर ले जाता है, तो इस बात से जो ओल्ड वेगाबॉन्ड है, कह सकते हैं, जो पुअर पैडलर था, वो बिल्कुल भी उससे संतुष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल खुश नहीं हुआ।